इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे तो डीपीएसपी के बारे में। डीपीएसपी क्या है तो डीपीएसपी का अर्थ होता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, ये तो हिंदी हुआ। इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ ये होता है कि हर राज्य को सरकार सरकार हर राज्य यानी कि पूरे 2800 स्टेट को 2800 स्टेट को कल्याणकारी राज्य बनाना चाहती है। कौन सी राज्य? कल्याणकारी राज्य बनाना। देखो, कल्याणकारी राज्य बनाना अर्थात डीपीएसपी का अर्थ यही होता है कि हर स्टेट को कल्याणकारी राज्य बनाना। कल्याणकारी राज्य कैसे बनेगा? अगर उस राज्य में सबको रोजगार मिलेगा, सबको रोजगार मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको शिक्षा मिले और सबको सम्मान वेतन मिले, जैसे मेल और फीमेल को सम्मान वेतन मिले। हर गांव में पंचायत की स्थापना हो। यही सब मतलब कि और क्या होता है? और जैसे और वक्त पूछे तो हो जाता है आपका गरीबी में सरकार राज्य मदद करे। क्या करे? मदद करे। ठीक है, तो इटीसी अन्य यही फैक्ट होता है कि इन सब जरूरतों को पूरा करना हर स्टेट का यही दायित्व है कि लोगों को सरकारी नौकरी दे, शिक्षा दे, समान वेतन दे, महिला पुरुष को हर गांव में पंचायत बैठाए और गरीबी में मदद करे सरकार। तो यही इन्हीं कारणों से राज्य कल्याणकारी राज्य बनेगा। यह राज्य का नैतिक दायित्व होता है। क्या होता है? नैतिक दायित्व है। ठीक है, नैतिक दायित्व है। अगर इन जरूरतों को सरकार पूरा नहीं कर पाती है, कल्याणकारी राज्य बनाने में सरकार पूरा नहीं कर पाती, जैसे कि सबको अगर नौकरी न दे, सबको नौकरी न दे या फिर शिक्षा न प्रदान करे, ठीक है, शिक्षा न प्रदान करे या फिर पंचायत की स्थापना न करवाए, ठीक है, तो आप इन सभी कारणों से इटीसी जितने भी डीपीएसपी में जो भाग 4 है डीपीएसपी में कितने से कितने तक दिया गया है तो 35 तो हम पढ़ लिए थे, 36 ले 51 तक दिया गया है। इन सभी अनुच्छेदों में 36 ले 51 तक जितने भी अनुच्छेद दिए हैं, इन सभी का अगर हनन होता है, सरकार रोजगार नहीं देती है, शिक्षा नहीं प्रदान करती है और सम्मान वेतन नहीं दे पाती है, हर गांव में पंचायत की व्यवस्था नहीं करती है, गरीबी को मदद नहीं करती है, तो आप इनको हनन पर कोर्ट नहीं जा सकते। क्या चीज? कोर्ट नहीं जा सकते, अर्थात न्यायालय नहीं जा सकते। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि अगर आपका हनन होता है तो आप ये नहीं सरकार को कह सकते, मतलब कोर्ट में ये जाकर नहीं कह सकते हैं कि सरकार हमें नौकरी नहीं दे रही है, तो मतलब कोर्ट में आपको केस नहीं कर सकते। ठीक है, कोर्ट में केस नहीं कर सकते। अब देखो, सिंपल सा मतलब होता है कि नौकरी देना सरकार की जिम्मेवारी है। ये जो कल्याणकारी राज्य है सभी राज्य में लागू तो होती है, पर किसी भी राज्य में लागू नहीं होती है नहीं होती है। ये राज्य पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? राज्य पर डिपेंड करता है कि वो आपको नौकरी दे या ना दे। ठीक है, समझ गए? यही इसमें बताया गया है डीपीएसपी में कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है? राज्य सरकार चाहती है कि हर राज्य कल्याणकारी राज्य बने, उसके लिए इन जरूरतों को पूरा करना होगा, और अगर इन जरूरतों को पूरा नहीं कर पाती है तो आप इसको आपका हनन हो रहा है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते, इसके खिलाफ आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते हैं, परंतु आप क्या आंदोलन कर सकते हैं या फिर झंडा जला सकते हैं, पुतला जला सकते हैं, ये सब बाकी अन्य प्रोसेस कर सकते हैं, बाकी आप कोर्ट नहीं जा सकते इसके हनन पर। ये राज्य की जिम्मेवारी होती है कि हम नौकरी दें या ना दें, शिक्षा को बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, या फिर समान वेतन दें या ना दें, हर गांव में पंचायत करें या ना करें। चलिए, तो आगे हम पढ़ेंगे। आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल देखो यहाँ से, अब आर्टिकल 36 ले 51 तक आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, चलो, तो भाग
भाग 4 का आर्टिकल 36 से 51 तक देखते हैं। आर्टिकल 36, आर्टिकल 36 क्या बताता है? तो परिभाषा के बारे में बताता है। क्या होता है? परिभाषा, जो हमने आपको बताया वही। फिर उसके बाद आर्टिकल 37, आर्टिकल 37 क्या बताता है? आर्टिकल 37 कहता है कि सहमति सिद्धांत लागू करना, सहमति सिद्धांत लागू करना, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 38, आर्टिकल 38 क्या बताता है? आर्टिकल 38 बताता है जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था में बढ़ावा देना। क्या? जन कल्याण के लिए सामाजिक व्यवस्था में व्यवस्था को बढ़ावा देना, ठीक है। देखो कहता क्या है कि अब सामाजिक कल्याण करना है, सामाजिक व्यवस्था में। सामाजिक व्यवस्था कौन कौन सी? तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। आपको जन कल्याण करना है तो समाज के न्याय के बारे में सोचना होगा, आर्थिक न्याय के बारे में सोचना होगा और राजनीतिक न्याय के बारे में सोचना होगा। यानी कि चुनाव जो हो तो स्वच्छता से हो, राजनीति क्या है? चुनाव हो स्वच्छतापूर्वक हो, ध्यानपूर्वक हो, कोई उसमें धांधली ना हो। आर्थिक गरीबों को कम पैसा मिल रहा है तो उसको आर्थिक न्याय मतलब किसी किसी को कम पैसा मिल रहा है, किसी गरीब को क्या बोला, गरीब को पैसा कम दिया जाता है और उसका राशन कम मिल रहा है, इस टाइप के बारे में बताया। आर्थिक जो उसकी वित्त फाइनेंस से रिलेटेड आर्थिक न्याय बताना है। सामाजिक SC ST सब छुआछूत हो रहा है जो उसको SC ST या फिर जो निम्न या फिर कोई अलग कास्ट के बारे में कोई, सबके साथ समान व्यवहार करना है, सबके साथ न्याय करना है, किसी के पास कोई भेदभाव ना हो, उसके बारे में कंडीशन बताता है आर्टिकल 38। अब आता है आर्टिकल 39। 39 क्या कहता है? 39 क्या कहता है? कहता है कि यह जीविका को साधन प्राप्त करना, जीविका का साधन प्राप्त करना। इसमें कंडीशन बहुत सारे हैं। पहला देखो, इसमें कंडीशन तुमको बहुत सारा मिलेंगे। पहला कंडीशन ये बताता है कि जीविका का साधन प्राप्त करना, ठीक है। जीविका चलाने के लिए कोई साधन होना चाहिए आपको, वो प्राप्त करना है। दूसरा ये क्या आपको बताता है कि जीविका चलाने के साधन, दूसरा क्या बताता है कि भौतिक संसाधन का समान वितरण, भौतिक संसाधन का समान वितरण करना है, भौतिक संसाधन का समान वितरण करना है। सबको जो भी भौतिक संसाधन है उसको समान वितरण करना है, सबको देना है, न कि सिर्फ अपनी रखना। जैसे लकड़ी भी जला रहे हो, मान लो कि जैसे देखो भौतिक संसाधन है, कोई भी लकड़ी जलाना है, ठीक है, लकड़ी है तो सबको मिलना चाहिए ना। आप कोई गरीब मिल रहा है तो लकड़ी जलाने के लिए ईंधन चाहिए, कोयला चाहिए या फिर अन्य चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए। ये सब भौतिक संसाधन जो है सबको समान वितरण, किसी को देंगे किसी को नहीं देंगे ये नहीं, सबको समान देना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद आता है कि धन उत्पादन के संसाधनों का संकेंद्रीकरण करना। धन और उत्पादन के संसाधनों का धन उत्पादन के संसाधन का संकेंद्रीकरण करना, ठीक है, संकेंद्रीकरण करना सबको, धन और उत्पादन। उसके बाद होता है कि पुरुष यानी कि मेल और फीमेल जो होते हैं उनको समान काम का समान वेतन मिले। मतलब अगर पुरुष कोई काम कर रहा है और महिला भी कोई काम कर रही है तो जितना पैसा इसको मिल रहा है उतना ही पैसा इसको भी मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें ये बताया जा रहा है। फिर आगे बता रहा है कि कामगारों की स्वास्थ्य और शक्ति के बारे में बता रहा है। कामगारों के लिए जो मजदूर है, कामगारों के स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और बालकों के स्वास्थ्य के विकास के अवसर, जो बच्चा होगा उसके स्वास्थ्य और अवसर का उपलब्ध कराना, ये कुछ अधिकार दिलाता है। जैसे देखो तुमको जीविका चलाने के लिए साधन हो, यानी कि तुमको नौकरी दिया जाए, हल्का फुल्का छोटा मोटा नौकरी कर सको तुम, ठीक। उसमें अरे ये किस पर डिपेंड करता है अभी बताए ना, ये सब सरकार पर डिपेंड करता है क्या क्या देना है उनको, ठीक। ये भौतिक संसाधन तुमको प्राप्त हो जाए, कोई लकड़ी को जलाने तुमको प्राप्त हो जाए। धन उत्पादन का संकेंद्रीकरण हो, मेल और फीमेल में जो भी काम करे उसको समान वेतन और समान अधिकार मिले, ठीक है। ये आर्टिकल हो गया आपका 39। आर्टिकल आप पढ़ते हैं 39 का, क्या बोलते हैं आर्टिकल 39 का, इसको मिटा लेते हैं। आर्टिकल 39 का इसमें क्या बता रहा है कि सबको समान
न्याय एवं निःशुल्क निःशुल्क समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता मिलेगा। देखो समान, सबको समान न्याय मिलेगा। समान न्याय का मतलब सबको समान न्याय किया जाएगा। और निःशुल्क विधि सहायता, विधि मतलब कानून। कोई भी अगर तुमको कानून के समझ में कुछ इति विधि से, कानून से आपको कोई जानना है, आपको फ़ोन लगाना है या पुलिस के पास या फिर केस करना है, पैसा नहीं लगता है। समान न्याय और विधि निःशुल्क होगा, यानी फिर किसी के पास केस करना है तो पैसा वैसा नहीं लगता है, किसी के पास अगर पुलिस को बुलाना है तो उसको पैसा वैसा नहीं लगता है। ये सब नहीं, इसके बारे में बता रहे हैं। आर्टिकल अब बताता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 क्या होता है? पंचायत की स्थापना। पंचायत की स्थापना। आर्टिकल 40 जो है पंचायत की स्थापना का प्रावधान करता है। क्या चीज़? कि हर ग्राम पंचायत में हर ग्राम में एक पंचायत हो, एक पंचायत की स्थापना, एक पंचायत हो, ठीक है, एक पंचायत हो। तो पहली बार 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में ये पंचायत का गठन किया गया था, ठीक है। और राजस्थान का कौन सा जिला था? वो था नागौर। कौन था? नागौर, ठीक है। पहली बार ग्राम पंचायत की स्थापना की थी। ग्राम पंचायत के बारे में बताइए, ग्राम पंचायत की स्थापना के बारे में। आर्टिकल अब बताता है 41। 41 क्या बताता है? कि आपको सरकारी सहायता दिया जाएगा। क्या बताता है 41? सरकारी सहायता। देखो सरकारी सहायता का मतलब होता है कि बूढ़े व्यक्ति को पेंशन दिया जाएगा, ठीक है। तुम लोग जैसे कुंवारे को, जैसे कुंवार बोल रहे हैं, या फिर अभी जो छात्र हैं, अभी जो छात्र हो तुम लोग, उन आप लोग छात्रों को क्या दिएगा? 2-2 हज़ार रुपया दे रहा है ना सरकार, वो दिया जाएगा। या स्कॉलरशिप बोलते हैं इसको, स्कॉलरशिप। या फिर जो विधवा औरत है, उनको क्या है? विधवा पेंशन दिया जाएगा, 1,000 रुपया दिया जाएगा, जो भी दिया जाएगा पेंशन। इसमें सरकारी सहायता बता रहा है, ठीक है। और विकलांग है, उसको भी पैसा दिया जाएगा, ठीक है। जो जो भी दिया जाए सरकारी सहायता करेगा इसमें। आर्टिकल नंबर आता है 42। आर्टिकल 42 क्या बताता है? आर्टिकल 42 हमें ये बताता है कि न्याय संगत मनोविचित काम और प्रस्तुति सहायता। देखो न्याय संगत, ठीक है, मनोचित काम और प्रस्तुति सहायता मतलब मातृत्व लाभ। देखो सबको तो मालूम है कि न्याय संगत होगा। मनोचित अर्थात मन के अनुसार काम मिलना चाहिए। क्या चाहिए? मन के अनुसार, मन के अनुसार काम मिले, अर्थात अच्छा काम मिले, ठीक है, अच्छा काम मिले, कि हमारा मन भी लगे उस काम को करने में, ये आपका अधिकार होता है। उस जगह का सुरक्षा हो, उस जगह जहाँ काम हमको मिले वहाँ पर सुरक्षा अच्छा हो, वहाँ पर टाइम टू टाइम लंच करने का और ब्रेक मिले, लंच करने का ब्रेक मिले। फिर आपके साथ ज़्यादा काम भी नहीं कराया जाए, शोषण ना हो आपके साथ, जितना हो सकता है उतना काम की कराया जाए, आपको अच्छे से काम दिया जाए। यहाँ पर ये इसका कहने का अर्थ है। और मातृत्व जो है, मातृत्व का अर्थ होता है कि जो महिला काम कर रही है, कोई भी महिला अगर अधिकारी है, ठीक है, जैसे कि आपकी पत्नी अधिकारी है, और आपकी पत्नी अधिकारी है, और उनका क्या होता है, उनका अच्छा माँ बनने वाली है, वो क्या है? माँ बनने वाली है। जब माँ बनने वाली हैं तो उनको सरकार क्या देगी? छुट्टी देगी। वो 3 महीने का छुट्टी दे, या फिर 15 दिन का 3 महीने का छुट्टी दे, या फिर 6 महीने का छुट्टी दे। मतलब ये उनको अधिकार है कि अगर वो महिला माँ बनने वाली है तो उनको छुट्टी देना ही अनिवार्य है। 3 महीना, 6 महीना, 1 साल की छुट्टी दिया जाएगा तो दिया जाएगा। इसके वजह से महिला का नौकरी नहीं जाएगी। अगर नौकरी कर रही हैं तो अगर वो माँ बनने वाली है तो उनको छुट्टी दिया जाएगा, ना कि उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। इसमें ये बताया गया, ठीक है। और आदमी लोग को 15 दिन का, उनको काम क्या रहता है? खाली छुआड़ा किशमिश और ये पूछाना रहता है, ठीक है, और देखभाल करना था, बस उनका काम कुछ नहीं रहता, बस, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा 43 में क्या आता है? इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। हाँ देखो आर्टिकल 43 में क्या है? 43 में आता है कि निर्वाह मजदूरी। देखो इसका अर्थ ये हुआ कि जो भी व्यक्ति से काम कराओगे, जो भी कामगार होंगे उनसे काम कराओगे, उनको इतना वेतन दो कि वो जीवन यापन कर सके, ठीक है। जैसे देखो अगर हम किसी को दिहाड़ी पर लेकर आए, दिहाड़ी है उसका 400, जहाँ जैसा भी चलता है, दिहाड़ी 400 है, वो अपना इस 400 में तो उस कुछ जीविका चला सकता है एक दिन का। लेकिन इसका दिहाड़ी है 400, अब तुम दे रहे हो कि नहीं हम 200 देंगे, या फिर 150 का काम करना है तो करो वरना छोड़ दो। तो ये गलत है। इसके बारे में यही बताया गया है कि
जीवन यापन करने तक उसका वेतन देना उसका अधिकार है। ठीक है, इसमें दो कंडीशन आता है, एक इसमें 43 का क आता है और 43 का ख आता है। 43 के क में क्या होता है कि कामगारों की सहभागिता, ठीक है, और दूसरा सहकारी समिति। देखो, कामगारों की सहभागिता मतलब अगर तुम फैक्ट्री में हो या फिर कोई कंपनी चला रहे हो, तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, तुम्हारे जो डिपार्टमेंट में लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम करो, उनको भी अपने निर्णय में शामिल करो कि आपकी क्या राय है, कि हम नया पॉलिसी लाना चाहते हैं या फिर नया कुछ ऐड करना चाहते हैं फैक्ट्री में या नया बनाना चाहते हैं, उनकी भी राय या सहमति लो, इसके बारे में बताइए। अब आते हैं आर्टिकल 44 क्या बताता है? 44 हमें क्या बताता है? समान सिविल संहिता। क्या बताता है? समान सिविल संहिता, अर्थात यूसीसी, यूनियन सिविल कोड, यूनियन सिविल कोड के बारे में इसमें बताया गया है। उसके बाद आता है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 में क्या है? 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। अब देखो, यहाँ पर ये बता रहा है कि जो बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया, हमने जो आपको भाग 3 में आर्टिकल नंबर 21 का कब बताया था, जिसमें हम शिक्षा के अधिकार को लाया गया था 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसी के आर्टिकल को, डीपीएसपी के इसी के आर्टिकल को, शिक्षा के अधिकार को यहाँ से स्थानांतरित कर संशोधन कर हम मूल अधिकार के 21वें क में रख दिए थे। ठीक है, मतलब शिक्षा का अधिकार। तो पूछा जाएगा कि 45 में क्या है? था 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे का शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, बस इतना ही बताना है। ओके, अब आते हैं आर्टिकल नंबर 46। आर्टिकल 46 में क्या है, समझा देते हैं। आर्टिकल 46 में है आरक्षण के बारे में बता रहा है। क्या चीज? आरक्षण, अर्थात SC ST में जितने लोग हैं, SC ST में जो है उनको क्या देगा? विशेष प्रावधान दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, विशेष प्रावधान दिया जाएगा, उनको सुरक्षा दिया जाएगा। यानी कि आप सबके साथ समान है, आपको आरक्षण दिया जाएगा, आप भी थोड़ा ऊपर बैठिए, जैसे कि सुरक्षा यहाँ पर लिख देते हैं, आपको भी आरक्षण दिया जाएगा कि आप भी आगे बढ़िए, आप भी नौकरी लीजिए, है ना। इसके बारे में आपको बताया जाएगा। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 47 क्या था? आर्टिकल 47 क्या होता है? 47 में आपको यही दिखाया गया, पोषाहार। देखो, पोषाहार के देहाती भाषा में समझो कि सिंपल सा राशन बांटने के बारे में करें। क्या चीज़? राशन मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आपको राशन मिलना चाहिए। राशन का अधिकार दिलाता है। या कौन सा दिलाता है? कि गेहूँ मिलेगा, चावल मिलेगा, चीनी मिलेगा, दाल मिलेगा, ये सब के बारे में आपको अधिकार दिलाता है पोषाहार, यानी कि आपको राशन वितरण किया जाएगा 47 में। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 48। दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है। अब आते हैं आर्टिकल 48 क्या कर रहा है? 48 कृषि और पशुपालन का अधिकार है। पशुपालन का अधिकार दिलाता है। ठीक है, पशुपालन का अधिकार दिलाता है कि आप कृषि कर सकते हो, कृषि खातिर आप ट्रैक्टर ले लो या फिर अन्य मशीनें खरीद लो, एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करो, इसमें आप कृषि। अब पशुपालन के आप जानवरों को पाल सकते हो, उनकी हत्या नहीं कर सकते, हत्या नहीं करना है। ठीक है, उनको सुरक्षित रखना है। ठीक है, उनको सुरक्षित रखना है, आप पाल सकते हो जानवरों को, यह बता रहे हैं। आर्टिकल 48 के क में क्या है? आर्टिकल 48 के क में क्या है? पर्यावरण वन्य जीव का अधिनियम। देखो, पर्यावरण वन्य जीव, देखो इसमें यही बताया गया है कि आपको पर्यावरण की रक्षा करना है। क्या करना है? रक्षा करना है। हमारा पर्यावरण, हमारा जो वातावरण है, हम जो नदियाँ हैं, पहाड़ हैं और झरना है और झीलें हैं, इन सब की रक्षा करना आपका दायित्व है। ठीक है, इसमें ये बताया गया। उसके बाद आपको बताता है आर्टिकल 49 में आ जाता है। इसमें देता है राष्ट्रीय महत्व, इसको मिटा देता है हल्का सा। आता है राष्ट्रीय महत्व का मतलब क्या होता है? राष्ट्रीय महत्व का मतलब जितने भी देश में इमारतें होंगी, जैसे ताजमहल, लाल किला और जितने भी घूमने वाले जगह हैं और इमारतें, यानी कि धरोहर हैं, यानी कि जितने भी प्लेस से धरोहर हैं, उनको सुरक्षित रखना ये राज्य का कर्तव्य है। क्या है? उनको राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, उनको सुरक्षित रखना है।
क्या करना है, सुरक्षित रखना है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 49 में ही बताया है राष्ट्रीय महत्व की रक्षा करना है, क्या करना है, रक्षा करना है। और उसके बाद आता है आर्टिकल 50, आर्टिकल 50। ये आर्टिकल 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताता है। तो आपको कार्यपालिका और न्यायपालिका, अब आपको अच्छे से समझा देते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका। इसमें सिर्फ कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया है, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि कार्यपालिका क्या होती है, न्यायपालिका क्या होती है, और एक होता है विधायिका। ये क्या होता है, इसके बारे में हम आपको पूरी तरह से जानकारी देते हैं कि आप कभी नहीं भूलोगे। देखो, न्यायपालिका है और विधायिका है। कार्यपालिका का सिंपल सा अर्थ होता है कि कानून को लागू करता है। ये कानून को क्या करता है, लागू करेगा। क्या करेगा, लागू करेगा। ठीक है, ये कानून का जांच करेगा। जो कानून लागू हुआ उसका कानून का जांच करता है। ठीक है, और ये जो होता है ये कानून बनाता है। सिंपल सी बात, कानून का अर्थ हो गया विधि, विधि को लागू करना, विधि की जांच करना और विधि को बनाना। अब हम आपको ऊपर अच्छे से डिटेल में समझाते हैं कि कैसे कैसे होता है। देखो, इसको मिटा लेते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि कार्यपालिका, ठीक है, विधायिका और न्यायपालिका, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं, ठीक ना। तो देखो, कार्यपालिका जो बनाता है, कानून को लागू करता है, कानून को लागू करेगा। तो इसके अंदर में कौन कर सकता है, अच्छा तुम्हें बताओ, लागू कहाँ से होता है। लागू होता है केंद्र से, कानून लागू होता है, और राज्य से। ठीक है, तो केंद्र में कानून लागू करने का अधिकार किसको किसको होता है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ठीक है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। यहाँ से जो होते हैं कानून को लागू करवाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति इसको साइन कर देंगे तो कानून बन जाएगा। वहीं यहाँ पर बात है राज्य में क्या होता है, राज्य में होता है राज्यपाल होते हैं, सीएम होते हैं, मंत्री होते हैं, और मंत्रिपरिषद होता है, ईटीसी जितने भी अधिकारी होते हैं, इसमें भी डीसी अधिकारी जो होते हैं। ये सब का काम क्या होता है, कानून को लागू करना। ठीक है, अब इसमें क्या आता है, ये केंद्र के आधार पर और ये राज्य के आधार पर। अब विधायिका में भी वही होता है। इसमें क्या होता है, कानून को बनाया जाता है। तो पहले कानून बनाना है, कैसे बनाएगा, तो बनाने का काम कौन करेगा, एक कानून बनाने का काम करेगा केंद्र और राज्य। ठीक है, राज्य आधार पर कानून बनाया जाएगा। केंद्र पर कौन बनाएगा, केंद्र पर संसद बनाएगी। कौन बनाएगी, संसद। ठीक है, और राज्य पर कौन बनाएगा, विधानमंडल। ये संसद और विधानमंडल बनेगी। संसद विधानमंडल क्या है, ठीक। तो ये संसद जो देश, जैसे आपके घर में जो परिवार है, आपके दादा हो गए, दादी हो गई, मतलब दादा हो गए, आपके मम्मी और पापा, ये दोनों, इस सब का मिला के एक गुट हो गया। और आप यहाँ पर हैं, आप सोच रहे हैं कि अब ये मेरा एक परिवार है। ठीक है, अभी दादा आपके हैं, आपके मम्मी और पापा, ठीक है, आप मिला दिए तो ये परिवार हो गए, तो यानी कि यह संसद हो गया। ठीक है, अब वहीं अब विधानमंडल क्या है, तो विधानमंडल में क्या आता है कि आप यहाँ पर हो और आपका अब शादी हो गया, आप यहाँ पर हो तो आपका अब शादी हो गया, यहाँ शादी हो गया आपका, अब आपकी पत्नी हो गई और आपके जो पापा हैं वो हो गए दादा। ठीक है, तो पहले तो राष्ट्रपति बन गए हैं, लोकसभा बन गया है, राज्यसभा बन गया है। ठीक है, अब फिर से तो नहीं ना बन पाएगा, तो इनको के दादा को इस प्रकार किया गया, तुम्हारे जो पापा हुए अर्थात तुम पापा जो हुए, तुम्हारे बच्चे का क्या लगेगा, तुम्हारे पापा दादा लगेगा ना। वो दादा जो होगा तो दादा को क्या कहेंगे, राज्यपाल कहेंगे। ठीक है, और तुम क्या हो जाओगे, विधान परिषद हो जाओगे। परिषद क्यों हो जाओगे, क्योंकि परिषद ऊंच होता है। ठीक है, और इसमें भी जो पापा जो होंगे राज्यसभा हो जाएंगे, राज्यसभा ऊंच होता है। और मम्मी जो लोकसभा रही थी, मम्मी क्या थी, वो निम्न सभा थी। ठीक है, तो वैसे भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधान परिषद उच्च सभा हो जाएगा और विधानसभा क्या हो जाएगा, निम्न सभा हो जाएगा। तो एक परिवार तो पहले से बन चुका है, दूसरा परिवार भी बन गया। तो इस परिवार को कहेंगे कि छोटा सा है और ये परिवार बड़ा है। तो ये परिवार जो है आपका नया जो परिवार बना, इसके अंदर आता है। ठीक है, तो आप आगे अंदर, तो इसको हम विधानमंडल कहेंगे और इसको संसद कहेंगे। ठीक है, तो हर स्टेट में टोटल 28 स्टेट है, 28 स्टेट में विधानमंडल अलग अलग होते हैं। यानी कि जैसे कि आपके पिता और माता के आप एक बच्चे हो गए,
और आपके माता पिता के एक और बच्चा हो गया, आपके माता पिता के एक और बच्चा हो गया, मतलब ऐसे टोटल करते हुए 3-4 भाई बहन हो गए। उन सबका भी तो एक परिवार बनेगा, इनका भी एक परिवार बनेगा, इनका भी एक परिवार बनेगा। वैसे ही यहाँ पर है कि इसका ये संसद हो गया, इसका एक बच्चे का एक परिवार बना, यानी कि एक विधानमंडल बना। इसमें से एक स्टेट का बना विधानमंडल, फिर एक और बनेगा तो उसका भी बनेगा, एक विधानमंडल बन जाएगा, हर स्टेट का एक विधानमंडल बन जाएगा। तो कंडीशन ये होता है कि क्या सभी स्टेट में को विधानसभा और विधान परिषद होंगे, अर्थात सबके माँ मतलब सबके तुम पिता और माता बन जाओगे, तो बने हुए है ना, सब में हो जाएगा विधानसभा और विधान परिषद होंगे, सब जगह विधानसभा और विधान परिषद होगा। समझ गए? अब आगे आपको जब विधानसभा विधानमंडल पढ़ाएंगे आपको फुल डिटेल देंगे, आपको अभी यहाँ पर समझाने के लिए बताया है कि संसद विधानमंडल। ठीक है, अब यहाँ पर हम मेन टॉपिक पे आते हैं जहाँ हम तो थे। अब समझ गए ना कि विधानसभा विधानमंडल क्या होता है। ठीक है, अब विधि बनाया जाएगा, तो विधि कहाँ बनेगा, तो विधानमंडल के विधानसभा में बनेगा, सभा में बनेगा और विधान परिषद में बनेगा। संसद में कहाँ बनेगा, तो लोकसभा में बनेगा और लोक राज्यसभा में बनेगा। ठीक है, यहाँ से क्या बनाया जाएगा, विधि को यानी कानून को बनाने का कार्य होगा। ठीक है, कानून का बनाने का काम होगा। ये जो न्यायपालिका है इसमें आता है सुप्रीम कोर्ट, इसमें आता है हाई कोर्ट, इसमें आता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये क्या करता है, कानून का जांच करता है कि जो कानून बनाया गया है, जो लागू हुआ, उसका जांच करता है कि क्या वह कानून सही है या गलत है। उसका ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये तीनों आते हैं, ये जांच करते हैं कि हाँ जो सरकार ने कानून बनाया है, जो लागू करने वाली है, क्या वह सही है कि गलत है, इसकी जांच न्यायपालिका करते हैं। तो हमको अंदाज है कि आप समझ गए हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका क्या होती है। समझ गए? चलिए ठीक है, आगे 48 में था। अब हम कितना बता दें, ये किस में पढ़ना था, आर्टिकल नंबर 50, आर्टिकल नंबर 50 में पढ़ना था हमें। ठीक है, बता दिए। अब आगे चलते हैं आर्टिकल नंबर 51, ये लास्ट है आपका आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं समझौता। देखो, कहने का मतलब ये है कि आपको शांति समझौता बनाना, मतलब शांति से रहना है। आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति से रहना, ना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा करवाना है कि कहीं देख रहे हैं कि आतंकवादी के थ्रू चल गए उधर, नहीं, शांति माहौल में रहना है, आपको शांति व्यवस्था बना कर रहना है। अब आपको थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट में हालेली समझा देते हैं कि चलिए एक रिवीजन कर लेते हैं, जल्दी से। भाग 36 में क्या था, 36, 37, 38, 39 का और 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, ठीक है, और 48, 49 और 50 और 51। इसमें हमें यही पढ़ना। 60 में परिभाषा दिया है, इसमें क्या है, इसमें क्या था आपको बताया गया था, बताइए क्या था इसमें, क्या था, सहमति सिद्धांत लागू करना। इसमें क्या था आपका जन कल्याण के बारे में, इसको समान वेतन, महिला और पुरुष को पहले पुरुष और महिला, चाहे महिला पुरुष को समान काल के समान वेतन देना है। 39 में समान न्याय निःशुल्क विधि सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता। 40 में क्या है, पंचायत के बारे में बताया है। 41 में क्या है, आपको पेंशन दिया जाएगा। 42 में क्या है, 42 में बताइए क्या है आपको, जल्दी बताइए, जल्दी बताएं। देखिए सोचिए क्या हो सकता है, तो न्याय संगत। अब मनोचित दशा जो, और क्या था, नहीं था वो बता रहे कि 3 साल के लिए महिला को छुट्टी देना है, 3 महीना है जब बच्चा माँ बनने वाली हो, तो उसके बारे में बताया। 43 में क्या, निर्वाह मजदूरी यानी कि समझ गए, ब्याह शादी के बाद क्या होता है, व्यक्ति निर्वाह मजदूर की तरह काम करता रहता है बीवी के आगे पीछे। उसका क्या था 44 में क्या है, यूसीसी है, यूनियन सिविल कोड है। 45 में क्या है, शिक्षा है। 46 में क्या है, 46 में बताइए जल्दी, 46 में क्या है, क्या आरक्षण के बारे में बताया गया है। और 47 में क्या है, पोषाहार के बारे में बताया गया है। 48 यहाँ लिख देते हैं आपको। 48 में क्या है, 49, 50 और 51। 48 में क्या रहता है, कृषि और पशुपालन। यहाँ 14 में क्या है, इमारत धरोहर की रक्षा करना है। 50 में क्या है, कार्यपालिका। ठीक है, इसमें सिर्फ 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका के बारे में बताया गया। ठीक है, विधायिका के बारे में नहीं बताया। अब 51 में क्या है आपको, अंतर्राष्ट्रीय शांति बनाकर आना है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।